नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अधिगम एकेडमी पर हमारा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय आगमन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर मौजूद सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उनकी जानकारी या उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय आगमन के बारे में। यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आगमन पर हम पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, जिन्हें कि हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नाम देते हैं। यह इसी क्रम में चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पुर्तगाली व्यापारियों के बारे में बात की थी जो भारत व्यापार के लिए आए। दूसरे वीडियो में हमने डच और डैनिश व्यापारियों के बारे में बात की। तीसरे वीडियो में हम फ्रांसीसी व्यापारियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में हम इस चौथे वीडियो में अंग्रेज व्यापारियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत में व्यापार के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग से यूरोपीय व्यापारी आए। विभिन्न देशों से भारत में इनका आगमन हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी भारत आए, इसके पश्चात डच व्यापारी भारत आए, इसके पश्चात अंग्रेज और फिर डैनिश और फ्रांसीसी व्यापारी भारत व्यापार के लिए आए। तो हम पुर्तगाली, डच, डैनिश और फ्रांसीसी व्यापारियों के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेज व्यापारियों के बारे में हम अंत में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जब हम अंग्रेज व्यापारियों के बारे में चर्चा करेंगे तो इनके इसी क्रम में एक के पश्चात एक जो भी अंग्रेजी शासन काल में घटनाएं घटती चली गई हैं, तो वे क्रमबद्ध तरीके से होती चली जाएं और हम उस पर चर्चा करते रहें। बस यही मुख्य कारण है कि अंग्रेजों के बारे में हम अंत वीडियो में चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में। तो हम बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम 1599 में यह बताया जाता है कि एक अंग्रेज यात्री जो कि स्थल मार्ग से भारत आया था, अंग्रेज नागरिक भारत आया था, उसे जॉन मिल्टन हॉल कहा जाता है। जॉन मिल्टन हॉल भारत यात्रा कर इंग्लैंड की ओर लौट गया। इसके पश्चात 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कुछ अंग्रेज व्यापारियों के एक दल, जिसे कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम दिया जाता है, के द्वारा की गई थी। इस दौरान इंग्लैंड के पर शासन महारानी एलिजाबेथ का हुआ करता था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की कि कंपनी 15 वर्षों तक भारत के साथ अपना व्यापार कर सकती है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में गठित हुई थी, इस दौरान हमारे भारत में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन हुआ करता था। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और ब्रिटेन के नए राजा जेम्स प्रथम को बनाया गया। जिस समय जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा बने, उस समय भी भारत के शासक या भारत के मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और उनके पश्चात उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र जहांगीर का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1628 ईस्वी तक भारत में शासन अपने पद पर रहे। अब इस बात की सूचना इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को नहीं थी कि 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है, और जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में अपना एक राजदूत कैप्टन हॉकिंस भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजने के पीछे मुख्य कारण यह था कि कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा के अच्छे खासे जानकार थे एवं विद्वान थे, और कैप्टन हॉकिंस के माध्यम से मुगल बादशाह अकबर के नाम से एक पत्र जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। कैप्टन हॉकिंस जब 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा और मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ, उस दौरान मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर उस समय मुगल बादशाह थे। तो कैप्टन हॉकिंस की भेंट मुगल बादशाह जहांगीर से हुई। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की और साथ ही साथ कैप्टन हॉकिंस को भारत में आगरा में बसने की अनुमति भी दी। साथ ही साथ उन्हें 500 घोड़ों का मनसब भी प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, उन्हें मान सम्मान भी दिया गया। साथ ही साथ इसी दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने की और अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की मंजूरी भी मिल गई।
1608 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में निर्माण कार्य उसका प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, किंतु यह फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हुई। इससे पहले 1611 ईस्वी में वर्तमान आंध्र प्रदेश क्षेत्र के मासुलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित कर चुके थे। तो इस प्रकार अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मासुलीपट्टनम में स्थापित किया, किंतु सूरत में जो पहली निर्माणाधीन फैक्ट्री थी वो 1613 में बनकर तैयार हुई। इसके पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपना एक नया दूसरा दूत भारत भेजा, जिसे कि जिनका नाम सर टॉमस रो हुआ करता था। सर टॉमस रो ने अपनी कूटनीतिक चालों के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक कारखानों की स्थापना किए जाने की मंजूरी प्रदान की, और साथ ही साथ इसके पश्चात अंग्रेजों का डच और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हो गई। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते अंग्रेजों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकोंडा के शासक ने गोलकोंडा क्षेत्र से जो बंदरगाह होते हैं वहां से केवल 500 पैगोडा कर चुकाए जाने 500 पैगोडा वार्षिक कर चुकाए जाने के बदले व्यापार की मंजूरी प्रदान कर दी। अंग्रेजों का गोलकोंडा क्षेत्र के व्यापारिक बंदरगाहों पर केवल 500 पैगोडा में एकाधिकार हो गया। उन्होंने अन्य व्यापारियों के जो जहाज इन क्षेत्रों पे से गुजरते थे या इन क्षेत्रों पर इन बंदरगाहों पर आते थे उनसे टैक्स या कर वसूलना शुरू कर दिया। यह अंग्रेजों की बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों ने गोलकोंडा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर राजस्व का संग्रहण किया। इसके पश्चात एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हो गया। अब पुर्तगाली और अंग्रेजी शाही परिवारों के बीच ये जो वैवाहिक संबंध 1661 ईस्वी में स्थापित हुए थे, इन संबंधों के पश्चात पुर्तगाली सरकार ने या पुर्तगाल के शाही परिवार ने पुर्तगाली व्यापारियों को यह निर्देश दिया कि भारत में पुर्तगाली व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें, और इसके पश्चात पुर्तगाली केवल गोवा दमनदीव क्षेत्र तक सीमित हो गए और अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा या जो टकराव हो रहा था वो समाप्त हो गया। साथ ही साथ पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसके द्वारा बंबई द्वीप पर जो पहले ही अधिकार में बंबई पुर्तगालियों के अधिकार में हुआ करता था, उस बंबई द्वीप को पुर्तगाली व्यापारियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया या उपहार स्वरूप दे दिया। अब यहाँ बंबई द्वीप जब इंग्लैंड के महाराजा को उपहार स्वरूप प्राप्त हो गया तो उन्होंने इस बंबई द्वीप को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज व्यापारियों को बंबई केवल 10 पाउंड किराए पर प्राप्त हो गया, और बंबई एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था और गहरा बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेजों के जहाजों को आने जाने में बड़ी सुविधा होने लगी, और इसके साथ ही साथ अंग्रेजों की पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों पर अपनी मौजूदगी उन्होंने सुनिश्चित कर ली। अब इसके पश्चात अगली बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अंग्रेज व्यापारियों ने बंगाल के हुगली क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जब हुगली क्षेत्र में अंग्रेजों ने मुगलों के जहाजों पर भी रोक टोक लगाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ व्यापार पर एकाधिकार के प्रयास उनके द्वारा प्रारंभ कर दिए गए, तो इस दौरान भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करते थे। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इसके पश्चात 1688 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच एक संधि हुई, जिसमें कि अंग्रेजों ने कुछ जुर्माना चुकाकर भारत में रुकने की अनुमति पुनः मुगल बादशाह से प्राप्त कर ली और अंग्रेज भारत में बने रहे। तो यह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। अब इसके पश्चात धीरे धीरे अंग्रेजों का व्यापारिक वर्चस्व बढ़ता रहा, किंतु जब तक औरंगजेब का शासन रहा तब तक अंग्रेज बहुत अधिक व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां बंगाल क्षेत्र में बढ़ाना शुरू कर दिया। बंगाल भारत का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था और बंगाल भारत का सबसे संपन्न स्टेट भी कहा जाता है। बंगाल के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, या भारत सोने की चिड़िया था, बंगाल को सोने की चिड़िया का दिल कहा जाता था।
जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके पश्चात बंगाल को विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त हुई और बंगाल बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। 1701 में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो कमजोर मुगल उत्तराधिकारी हुए, उनके शासनकाल में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, या बंगाल को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को ही दिया जाता है। इस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह है कि 1717 में जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर हुआ करते थे, इस समय अंग्रेजों को बंगाल क्षेत्र से मुक्त व्यापार करने की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसका श्रेय अंग्रेज अधिकारी जॉन सरमन को दिया जाता है। जॉन सरमन के द्वारा बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल में बहुत तेजी से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरे यूरोपीय व्यापारियों, साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देना शुरू कर दिया। अब बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हुए, इसके पश्चात सरफराज हुए और सरफराज के बाद पश्चात अली वर्दी खां बंगाल के नवाब बने। ये बंगाल के जो 4 नवाब हुए हैं, इनका कार्यकाल 1701 से लेकर 1756 ईस्वी के मध्य रहा। इन नवाबों के काल में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी व्यापारिक गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि कर ली और बंगाल का बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्हें जो व्यापार संबंधी छूट प्रदान की गई थी, उसका अतिक्रमण भी प्रारंभ कर दिया। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी, उनका नाती सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। सिराज उद दौला एक युवा शासक था, साथ ही साथ यह अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात हुआ करता था। इतिहासकारों ने इनके बारे में कई सारी बातें लिखी हैं। सिराज उद दौला को फ्रांसीसी व्यापारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजों का बंगाल में जो मुख्यालय था वो फोर्ट विलियम हुआ करता था और अंग्रेजों के द्वारा इस दौरान फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जा रही थी, जिससे खफा होकर अंग्रेजी व्यापारियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिराज उद दौला ने अंग्रेज व्यापारियों पर के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। और इसके पश्चात एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसे कि हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसे कि हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इन 2 युद्धों के पश्चात बंगाल के नवाब को पराजित कर अंग्रेजों ने बंगाल में अपना राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। साथ ही साथ बंगाल के नवाबों को पराजित कर अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। इस प्रकार बंगाल अंग्रेजों के अधिकार में हो गया और भारत पर शासन के लिए, मुख्य रूप से भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन के लिए 1772 में एक रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड की संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत बंगाल अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी हो गया। साथ ही साथ मद्रास और बंबई, जिस पर अंग्रेजों का पहले से ही अधिकार था, इन 2 प्रेसिडेंसीज को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियां भारत में सर्वप्रथम स्थापित की। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी बंबई प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। और फिर धीरे धीरे अपने भारत देश में वो फैलते चले गए और अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करते चले गए। अब इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और बंगाल क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए। अगला वीडियो हमारा प्लासी के युद्ध पर और इसके पश्चात अगला वीडियो हमारा बक्सर के युद्ध पर होगा, जिससे कि आपको और समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य अपना स्थापित किया। और फिर आगामी वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धीरे धीरे अंग्रेज हमारे पूरे भारत में स्थापित होते चले गए और भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और 1947 में किस प्रकार हमने भारत को आजाद बनाया। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।